बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान नना यूसुफ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, रोज़े भी आप लोगों के अच्छे गुजर रहे होंगे। अलबत्ता जो मसाइल हम डिस्कस करते रहते हैं कि गैस नहीं आ रही है और लोड शेडिंग हो रही है, बिजली की भी लोड शेडिंग हो रही है, इसके साथ ही अब तो ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी और ये रूटीन बनती चली जा रही है। बहुत सारे इलाकों से गैस लोड शेडिंग की भी शिकायत आ रही हैं, लेकिन क्या किया जा सकता है, अब गुजारा तो करना ही है। जिन लोगों के काम है वो लोग तो जी इस पर कोई भी काम करने को तैयार नहीं, और हालात भी ऐसे नहीं हैं कि कोई पूछे और काम किया जाए। आज की खबरें भी शामिल करेंगे, अपने मेहमानों से भी मुलाकात कराएंगे और सेगमेंट्स भी प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। इसके साथ साथ जो हमने नए सेगमेंट शुरू किए हैं आपको हेल्दी टिप भी देंगे और आज का टोटका क्या है वो भी बताएंगे। आगाज़ प्रोग्राम का करते हैं आज की अच्छी बात से। सल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों और मेरी बहनों, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने जब रोज़ा इफ़्तार करने के फ़ज़ाइल को बयान फरमाया, सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतनी बड़ी फ़ज़ीलत जो आपने बयान फरमाई है हमें कैसे हासिल हो सकती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये अजर अल्लाह उसको भी अता फरमाएंगे जिसने किसी रोज़ेदार को एक घूंट पानी का पिला दिया या लस्सी का पिला दिया या किसी ने रोज़ेदार को एक खजूर खिला दी, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको भी अजर अता फरमाएंगे। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने रोज़ेदार को पेट भर के खाना खिला दिया, अल्लाह उसे मेरे हाथों हौज़े कौसर का इतना पानी पिलाएंगे कि जन्नत में दाखिल होने तक इसे प्यास नहीं लगेगी। अल्लाह मुझे भी आपको भी इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन 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 सुम आमीन। ये थी जी आज की अच्छी बात। खबरें क्या हैं? पहली खबर, पंजाब के वान में आज फिर मैदान लगेगा। पंजाब असम्बली आज नए वज़ीर आला का इंतखाब करेगी। पंजाब असम्बली भी इमरान के निशाने पर, वज़ीर आज़म की लाहौर आमद, मामलात संभालने की कोशिश। सियासी बहरान, बिजनेस कम्युनिटी मुतासर, हफ्ते में $500 मिलियन का नुकसान। और महकमा बल्दियात का एतराज़, दिलकश लाहौर मनसूबा खटाई में पड़ गया। वेलकम बैक नाज़रीन। आज की टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं, कुछ खबरों की डिटेल्स की तरफ जाएंगे। हमारे साथ हमारी सीनियर रिपोर्टर दुर्रे नायाब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम दुर्रे नायाब, क्या हाल चाल है? रमज़ान कैसा गुजर है? रमज़ान बहुत अच्छा गुजर है और थोड़ा सा आपको पता है कि टफ़ हो जाता है फील्ड रिपोर्टिंग के साथ, रोज़ा रख के आपको बाहर जाना और फिर सारे काम करना और मुश्किल हो जाती है काफ़ी। गर्मी भी है, लेकिन अब जो हालात हैं और जो सियासी खास तौर पर हालात है, मेरे ख्याल से वो ज़्यादा टफ होते हैं। और आज का प्रोग्राम बड़ा मुश्किल हो गया क्योंकि रोज़ा रख के बंदा कोई बात इधर की उधर और थोड़ी सी लेफ्ट राइट भी नहीं कर सकता, बड़ी सीधी बात करनी पड़ती है। बिल्कुल ऐसे ही है। चलें जी, पहली खबर की तरफ चलते हैं। पंजाब असम्बली आज नए वज़ीर आला का इंतखाब करेगी। इजलास शाम 7:30 बजे होगा, वोटिंग भी आज होगी। एडवोकेट जनरल पंजाब ने सुप्रीम कोर्ट में यकीन दहानी कराई थी कि आज ही इजलास होगा, वोटिंग हो जाएगी आज। बहुत जो प्रीवियस रिकॉर्ड है इस गवर्नमेंट का वो तो मुश्किल लग रहा है क्योंकि फिर ये कोई राह फरार इख्तियार करेंगे। और हमें बतौर इस रियासत का चौथा सतून होने के हमें किसी गैर आइनी या गैर कानूनी इक़दाम को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। हमें इस पर खुल के बात करनी चाहिए। हमारी जितनी भी हमदर्दियाँ इस हुकूमत के साथ हों, कितनी भी ज़्यादा आपकी जज्बाती वाबस्तगी हो, लेकिन हमने एक कानून और आइन को भी देखना है। और इसमें कोई इतनी अचंभे की बात नहीं है कि अगर कोई बात ये बंदा कर देता है कि ठीक है एक हुकूमत का ये आइनी इक़दाम दुरुस्त नहीं था, उन्होंने जो गैर आइनी काम किया इसको सपोर्ट ज़्यादा देर नहीं करना चाहिए। और हर वक्त मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये इस तरह कर रहे हैं कि आपको इम्तिहान में बुला के आपको डेट शीट ही नहीं दे रहे और कभी आपको पेपर देते हैं तो आपको क्वेश्चन पेपर नहीं दे देते, तो बंदा लिखे क्या जब सवाल ही आपके पास नहीं होगा। तो इस तरह अगर होना शुरू हो जाए, मुझे बताएं कौन सा इम्तिहान सिरे चढ़ेगा, कौन पास होगा, कौन नाकाम होगा। और आपने जो बात की है
कि मुल्क की सिर्फ ताजब बरादरी नहीं बल्कि मुल्क का हर बंदा जो है वो एक इस्तराब का शिकार है, उसका ज़हनी कैफियत जो है वो बहुत ज़्यादा मुस्तरब है। और अगर ये दिन और चलते रहे, कुछ हालात ऐसे चलते रहे तो चीज़ें मुश्किल होती जाएंगी। मैंने भी जिक्र किया, लाइट नहीं आ रही लोग परेशान है, गैस नहीं आ रही लोग परेशान है, मतलब कारोबार तबाह होकर रह गए हैं। कौन जिम्मेदार है? मुझे बताएं, हम किसको जिम्मेदार कहें, मुझे ये बता। अब मुझे बताएं कि इस सारी कैफियत से क्या ओपोजिशन को कोई बहुत ज़्यादा आप नुकसान पहुंचा रहे हैं? ओपोजिशन को क्या बहुत ज़्यादा ज़हनी दो चार कैफियत में मुब्तला किया हुआ है? वो तो सुकून से बैठे हैं और अपनी प्लानिंग कर रहे हैं, होटलों में बैठे हैं, अपने जहाँ जहाँ उनको जगह मिली है सुकून कर रहे हैं। लेकिन आम शहरी के साथ क्या हो रहा है? हुकूमत को बचाना है, आप बचाएं, लेकिन इस जल्दी कैफियत से जो इस वक्त पैदा हुई है इससे निकलना बड़ा ज़रूरी है। आगे फिर इलेक्शंस भी अनाउंस होना है, चीज़ें भी चलनी आगे। मुल्क चलता नज़र नहीं आ रहा। होना ये चाहिए कि अगर ये हुकूमत रहती है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर ये हुकूमत जाती है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। सिस्टम चलना चाहिए, हुकूमत चलती रहनी चाहिए। आगे आपका जो रूल ऑफ बिजनेस है हुकूमत के साथ साथ वो निगरान सेटअप के पास चला जाना चाहिए और इन चीज़ों को जल्दी मुकर्रर करना चाहिए। यही सुप्रीम कोर्ट ने कल बात की और बड़ी वैलिड बात की है कि हर चीज़ जो है वो जैम हो गई है, इस चीज़ से जल्दी निकलना होगा। जी, फिलहाल तो हमें हालात नज़र नहीं आ रहे। अब जो कुछ असम्बली में हंगामा राय की एक रिवायत होती है दुरे नायाब, मुझे लगता है आज फिर कुछ ऐसा ही होने वाला। आज कभी उनकी बिजली बंद कर देंगे, कभी उनके माइक बंद कर देंगे, कभी दरवाजे बंद कर देंगे। सबसे ज्यादा सोचनाक सूरत हाल ये थी कि रोजादारों के लिए कितना मुश्किल, फिर जिन अरकान असम्बली ने रोज़ा रखा होगा उनके लिए कितनी मुश्किलात होंगी। फिर ख़वातीन जो PTI की हैं वो नून लीग और दीगर जमातों की ख़वातीन के साथ आमना सामना टकराव हो रहा होगा। जो हमने पिछले कुछ दिन से देख रहे हैं कि पंजाब असम्बली में एक अलग ही माहौल है। आपकी जो फेडरल कौमी असम्बली में एक अलग माहौल चल रहा है, वहाँ पे टेंशन चल रही है, ज़ोर ज़बरदस्ती चल रही है, कुछ गैर आइनी और गैर कानूनी इक़दाम भी उठाए जा रहे हैं। लेकिन पंजाब असम्बली का एक अलग ही माहौल है। उनकी कभी बिजली बंद हो रही है, कभी रोज़ादारों के लिए पानी खाना अंदर नहीं आने दिया जा रहा है, कभी उनके लिए राहदारियों में बंद किया जा रहा है। सीरियस सिचुएशन लगती है कि मतलब ठीक है, आप जो भी इख्तलाफ है या फिर आपके जो भी अपने अपने इश्यूज हैं, ये चीज़ें जो हैं ख़ास तौर पर पहला रोज़ा था और हमने देखा कि किस तरह से क्या हालात पैदा आप देखें, कल देखें क्या हुआ है। मैं सिर्फ ये कहना तो नहीं चाह रहा था, लेकिन मुझे मजबूरन कहना पड़ेगा कि अब हुकूमत जो है वो अपनी जो अक्सरियत थी उसके साथ साथ अपना अखलाकी जवाब भी खोती जा रही है। कल वज़ीर आज़म आए हैं लाहौर में और उन्होंने जो मदऊ किया था अरकान असम्बली को, उसमें से 40 के करीब जो है वो आए नहीं और दानिस्ता तौर पे नहीं आए। अगर कोई दानिस्ता तौर पे आपकी कैबिनेट में आपको फेस ना करे, आपके पास आना ही ना चाहे, आपको या वो इस काबिल ही ना समझे कि अब वो मुनहरिफ है तो वो बैठना नहीं चाहेगा आपके सामने, तो मेरा निकल कोई अखलाकी जवाब। बिल्कुल अब आप उसको किसी जबरदस्ती तो किसी को ला नहीं सकते, आप किसी को मार के पर किसी को इतनी बड़ी तादाद में अगर लोग नहीं आते बुलाने पर तो फिर बौखलाहट तो होगी, परेशानी तो होगी। ऐसा हुकूमत ऑपोजिशन के अरकान की रुकनीत मुअत्तल करने पर गौर करेगी, ये हो सकता है पॉसिबल? देखें, कल उन्होंने इखलाकी मार देने की कोशिश की है, लोगों को बुलाया कि जी हम बड़ी दावत पे, हमें बड़ा प्यार आ रहा है। पहले आपको पता है जब भी हमेशा ये लाहौर आते थे तो 2-3 लोगों के अलावा कौन मिलता था? बिल्कुल ऐसे किस MPA को मिलते थे, किस MNA को मिलते थे? उन लोगों के पास सियासी इखलाकियात क्या होती हैं? वो जाके यही कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर से मिले हमने तस्वीर खिंचवाई, हल्के में थोड़ी बेजा हो गई। इसके अलावा होता क्या था? आप उनको मुंह तो लगाते नहीं थे। कल आप उनको शाइये पे बुला रहे हैं, अपने साथ मुलाकात के लिए बैठक में बिठा रहे हैं, तो फिर कौन आएगा? और अगर वो नहीं आएंगे तो अब आप ये भी हजम नहीं हो रहा कि लोग हमें पसंद नहीं कर रहे, हमारे पास नहीं आ रहे, तो उनकी रुकनीत ही मुअत्तल करके इनको फारिग कर दो। तो मैं समझता हूँ कि जो स्टेप आपको कल लेना है आपको आज ले लेना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट को खुश करने के लिए आज ये 7 बजे बुलाया हुआ इजलास और पोलिंग कराने का ये ड्रामा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही चलें जी, हम अफ्तारी के बाद इंतजार करेंगे, आज के इजलास की कार्रवाई देखेंगे क्या होती है और फिर वोटिंग का अमल किस तरह। कार्रवाई वैसे चौधरी सरवर से बता चुके हैं क्या हो सकता है। उन्होंने कोई चंबे की बात नहीं की, उन्होंने बड़ी टेक्निकल और बड़ा टू द पॉइंट बात की। बिल्कुल ऐसा ही है जी, उन्होंने तो बता दिया, लेकिन फिर भी चले इंतजार कर लेते हैं, ब्रेक ले लेते हैं। फिलहाल ब्रेक के बाद हमने अगली खबर डिस्कस करनी है और आपको बताना है जी वज़ीर आज़म की लाहौर आमद मामलात संभालने की कोशिश की कामयाब हुए या नहीं। ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहेंगे। कल का वज़ीर आज़म का जो दौरा लाहौर है उसको डिस्कस कर लेते हैं। खासी उन्होंने कोशिश की कि मामलात संभाले जाएँ, हमने डिस्कस भी किया, लेकिन क्या वो कामयाब हुए या अब ये कोशिशें कब तक जारी रहेंगी, क्या कहेंगे? तो देखें जी, खबर के मुताबिक तो स्पीकर साहब ने हथियार डाल दिया। उन्होंने कहा, सीधी बात है कि अगर मुनहरिफ जो कारकुन है, जो अरकान है, अगर वो ना आए तो ये जो आज पोलिंग का ड्रामा किया जा रहा है, मेरा ख्याल है कि ये सिरे नहीं चढ़ेगा और ये हार जाएंगे। तो इस खबर के मुताबिक ही उन्होंने कहा कि फिर हम असम्बलियाँ तोड़ देंगे।
तो मैं ये कहता हूँ कि अगर आपको इतना ही यकीन है कि ये काम नहीं होने जा रहा, तो मेरा ख्याल ये कौम का वक्त ज़ाया ना करें और जो लीगल प्रोसेस है उसको फिर आगे लेके चलना चाहिए, ताकि इस वक्त जो आइनी बहरान पैदा हुआ है विफाक में भी और नीचे पंजाब में भी, उसकी जो है वो हालत दुरुस्त हो सके। इस वक्त हमें देखें, हमें यही नहीं पता कि वज़ीर आला जो हैं वो कौन है। कहीं पे हमें मुस्तकिल वज़ीर आला लिखना पड़ रहा है, कहीं पे हमें निगरान लिखना पड़ रहा है, कहीं पे हम आपको अनाउंस करते हुए पता नहीं चल रहा, हमें नहीं समझ आ रहा। एक ही शख्स है, वो साबिक भी हो गया, वो इस वक्त मौजूदा भी है, वो निगरान भी है, वो कायम मकाम भी है, कोई समझ नहीं आ रहा। और अगर किसी सहाफ़ी को ये बोलने में समझ नहीं आ रहा कि मैं अगर एक मनसब पे बैठे शख्स के लिए क्या लिखूँ, क्या बोलूँ, तो आम आदमी को क्या पता चलेगा। इसका सबसे एडवर्स इफेक्ट ये है कि कल जब वज़ीर आज़म लाहौर आए हैं तो उन्होंने आके, मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी ऐसे कोई जिम्मेदारी वाली बात की होगी, किसी जिम्मेदार इदारे से पूछा होगा, जिस तरह वो पहले आते थे, आईजी से ब्रीफिंग लेते थे, चीफ सेक्रेटरी से पूछते थे। अपने जो लाहौर के प्रोजेक्ट्स हैं, जिसके ख़ास तौर पर अगर सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी की बात की जाए, रिवर रावी अथॉरिटी की बात की जाए, और वो जो एक ख्वाब है जो भी हवा में लटका हुआ है, जो लाखों घर बनाने हैं, उसकी कम आमदन वालों के अपार्टमेंट्स का मुसलवा देखें। बातें कर रहे हैं आप, तो उनके अपने मसाइल हैं, वो उससे बाहर निकलेंगे तो ये सब चीजें तो कल अब मसाइल से और बुखलाहट के शिकार यही थे ना कि आपने किसी पे बात ही नहीं की, आपने किसी से कोई सरोकार ही नहीं था। ऐसा लग रहा था कि हम सिर्फ जो है ना वो सियासत 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 और आइंदा आने वाले इलेक्शन जो कि पता नहीं होने कि नहीं होने, उसकी तैयारी में लगे हुए हैं। और ये भी देखें कि कितनी बदकिस्मती है हमारी कि हमारे तमाम जो लोग वो अपने आप को अभी भी आइनी तौर पर सीटों पर मौजूद समझते हैं, वो इसी सरकारी वसाइल से सिर्फ आने वाली सियासत और अगले आने वाले अहदाफ की तैयारी कर रहे हैं। और यही काम पीछे भी करते थे सारे लोग। अब अगर आप कहें जी कि वो पीछे भी करते थे, तो फिर आप में और उनमें क्या फ़र्क रह गया। हम तो पहले दिन से इस थ्योरी को जो है जस्टिफाइड करने से कासिर हैं कि जो काम इनको कह दें कि आप कर रहे हैं, वो कहते जी पीछे भी होता था। जो चीज़ इनको कह दें ये कैसे हो गया जी, वो माजी में भी होता था। जो चीज़ इनसे हो जाए वो पीछे हो गई। अब हालात ये हैं कि प्राइम मिनिस्टर अगर सुबह पंजाब में भी आके कर रहा है ये, तो कोई फ़ायदा नहीं है। आपकी अदम एतमाद पेश होने से पहले वो सिंध भी गए, आपने देखा है सिंध में भी कोई ख़ास रिस्पांस नहीं था। अब केपी की रह गए, अगर केपी के में भी जाके उनकी अपनी हुकूमत ही है, वहाँ भी कोई फ़ायदा नहीं है। अगर रिस्पांस वहीं से लेके शायद थोड़ा सा पब्लिश कर दें, बड़ा रिस्पांस मिल रहा है अरकान असम्बली का, लेकिन सिंध और पंजाब तो फारिग हो चुका। और बलूचिस्तान, सिर्फ दुर्ना आप ये बताइए, मुनहरिफ अराकीन जो हैं, लेट्स सपोज अगर ये मान भी जाते हैं, क्या क्रेडिबिलिटी रह जाती है? मतलब ये कि जो इम्पैक्ट आ चुका है, एक फजा ऐसी बन चुकी है कि किसी को एतबार ही नहीं। आपने इतना वैलिड क्वेश्चन किया ना कि मैं उस तरफ जाने वाला था कि आप चौधरी सरवर साहब की बात पे जाएं। बात के एक चीज अगर उन तक पहुंची नहीं तो 3 दिन तक वो इल्जाम सहते रहे। 3 दिन तक पूरे सोशल मीडिया ने, पूरे मीडिया ने तूफान बर्पा किया हुआ था जी कि उस्मान बुज़दार साहब का इस्तीफा मंजूर नहीं किया जा रहा। उस्मान बुज़दार साहब का इस्तीफा जानबूझ कर रोक लिया गया है। और गवर्नर पंजाब जो है वो, अब बात यह है, गवर्नर साहब ने तो खुल के बात कर दी है कि भाई मेरे तक कागज पहुंचेगा तो मैं करूंगा। बिल्कुल ये क्रेडिबिलिटी डाउन होने की सबसे बड़ी निशानी है। और ये वो खौफ है, ये वो डर है जो इस वक्त अरकान असम्बली को हुआ है। ठीक है, माना कुछ लोग सोचते होंगे कि चलो सियासी हालात से फ़ायदा उठाएं, जाके सुन ले बात प्राइम मिनिस्टर की, बैठ जाए। लेकिन जो उन्होंने मैं समझता हूँ चौधरी परवेज़ इलाही साहब के साथ और उनके साथ जो डबल प्ले किया है, और जिस तरह उनका उस्मान बुज़दार साहब का इस्तीफ़ा भेज के ये शोर बर्पा कर दिया कि इस्तीफ़ा चला गया, लेकिन इस्तीफ़ा गया नहीं था। और इस्तीफ़ा तो शायद उनकी अपनी कहीं वेस्ट कोट के किसी पॉकेट में था। तो इस तरह की बातें आपके हम नहीं कर रहे, आप नहीं कर रहे, ये गवर्नर पंजाब आपके साबित कर रहे हैं। और आपके अपने लोग ये बातें कर रहे हैं कि जी हम पे सिर्फ इल्ज़ाम के लिए हमें छोड़ दिया गया। और एतमाद का लेवल ये था कि ये बात अगर बता देते, अगर गवर्नर जो साबिक है चौधरी सरवर साहब को ये बात वज़रा की जानिब से, वज़ीर आज़म की जानिब से कन्वे हो जाती, तो शायद वो ये इल्ज़ाम में पी जाते और कभी ये बात ना निकालते। लेकिन धोखाधही की भी कोई इंतहा होती है कि आप एक बंदे को ऐसे मुर्द इल्ज़ाम ठहलाई जाए जिसके पास अभी कुछ है ही नहीं, कोई आईनी इख्तियार था ही नहीं। जब तक प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से, जो कि पहले इस्तीफ़ा वहाँ से जाना नहीं चाहिए था, फिर इस्तीफ़ा प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से गवर्नर पंजाब को जाना चाहिए था, जब पहुँचेगा नहीं वो कैसे करेंगे? अब गवर्नर पंजाब के साथ जो हुआ वो सारों ने देखा। उसके बाद माजी में जो तरीन साहब के साथ और अलीम खान साहब के साथ वो भी बता रहे हैं, वो भी सारों ने देखा। मुझे बताएं अना, इसके बाद कोई थोड़ी सी भी आपके पास एतमाद की मोरल जस्टिफिकेशन रह जाती है? भी नहीं। ये वो लोग हैं जो मतलब आपके राइट हैंड समझे जाते हैं। और सियासी लोग तो वो होते हैं जो हवा का रुख बदलते साथ बदल जाते हैं, वो तो हल्का से भी एतबार नहीं करते। और जिस तरह के लोग जा रहे हैं अभी, अगर अल्लाह ना करे कि हालात ना समझे और आईनी बहरान जो है ये ना संभला, तो और बड़े लोग जाएंगे। एक वफाकी वजीर ने लिखा जी कि जहांगीर अलीम खान साहब के लिए उन्होंने लिखा, ट्वीट किया,
उन्होंने कहा जी कि आप तो इतने साथ करीब रहे, आप तो ऐसे थे, आप तो वैसे थे, आपको ये बात नहीं करनी चाहिए थी। तो किसी नीचे नौजवान ने ये ट्वीट कर दिया, कोई बात नहीं, अभी आपकी बारी भी आने वाली है, अभी आप भी बहुत बातें करेंगे। तो हालात तो ये है कि मुज़ाहिका खेज इस वक्त सूरत हाल ये हो गई कि कोई पता नहीं किस वक्त कौन मुहर्रफ हो जाए, कौन कहाँ से कहाँ निकल जाए, कौन टीवी पे बैठ के पुराने कच्चे चट्टे खोल दे। आपको तो ये भी एतबार नहीं है, और इनके एतबार पे आप कहते हैं जी कि वोट असम्बलियों का जाके आप किसी और को दे दें, तो बहुत मुश्किल है, ये होगा नहीं। क्योंकि अच्छा जी, आज के इजलास पर हमजा शहबाज शरीफ ये कह रहे हैं अक्सरियत जाहिर कर दी है, अरकान पर हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। अब मुझे भी नजर आ रहा है कि आज होने क्या जा रहा है। अब देखें गुलबर्ग के एक निजी होटल में क्या हुआ, हाँ। आप ठीक है, अंदर वो बैठे थे, अपना वो जो भी लाए अमल कर रहे थे, टूटी फूटी जो भी सियासत इनके मुताबिक चल रही थी उनकी, क्योंकि इजलास तो हो नहीं रहा था, वो भी हवा में सारे बैठे हैं, लेकिन अपनी एक अक्सरियत शो करने के लिए 196 या 197 से ज़्यादा तो लोग बैठे थे, और अपनी इन्होंने शो भी कर दी है। ऑल्दो ये क्लेम कर रहे हैं हमजा शहबाज साहब कि जी हम तो 200 से ऊपर आपको मार देंगे, लेकिन बात ये है कि वहाँ पे जो धमाका इन्होंने किया, वहाँ पे जो हुल्लड़बाजी की, इन्होंने धमा चौकड़ी मचाए रखी, गुलबर्ग की ट्रैफिक ब्लॉक किए रखी होटल में। अब आप ठीक है, अरकान असम्बली तो नहीं बैठे थे ना भाई, कोई आम फैमिली भी गई हुई थी, कोई मुसाफिर भी होटल में बैठ रहा है, वो भी जाता है, वो भी सफ़र करता है, कोई रेस्ट करता है। आपने सबको ही ऐसा सीज किया कि किसी को ना निकलने की राह मिल रही थी। तो इससे क्या साबित होता है कि तूफान बदतमीजी जो है वो कोई बईद नहीं रह गई कोई इनसे। अब ये क्या करेंगे, असम्बली में किसके साथ क्या होगा। और पंजाब असम्बली में आपने देखा है कि कुर्सियाँ भी चली हैं और बहुत कुछ होता रहा है। तो असम्बली में जो है ना, हमारी पंजाब असम्बली को इतनी सौखी असम्बली नहीं है, ये कौमी असम्बली की तरह कोई शरीफ और अच्छे लोगों वाली बात नहीं होती। ये जब बात होती है तो फिर ठाठा भी होती है। तो अभी भी आपने देखा है कि एक स्टंट दिखाया गया कि असम्बली में बड़ी तोड़फोड़ की गई, और जब सीसीटीवी फुटेज निकले तो वो इंटेंसिटी उस तरह की नहीं थी जिस तरह की बात फैलाई जा रही थी कि जी पता नहीं क्या हो गया। तो इस तरह के टैक्टिक्स यूज करने के लिए तो पहले ही एडवांस उड़ा रहे हैं कि जी बड़ी तोड़फोड़ हो सकती है, बड़ा कुछ हो सकता है, लड़ेंगे आपस में, भिड़ेंगे आपस में। आप सिर्फ एक बात बताएं कि सिर्फ इजलास करा दें और वोटिंग करा के बात खत्म करें, साइड पे लगाएं। और अगर नहीं भी करनी तो फिर अटॉर्नी जनरल साहब जो है वो सुप्रीम कोर्ट को किस चीज़ की मुझे तो होती नजर ही नहीं आ रही वोटिंग। अब तसलियां दे रहे हैं ना, मैं तो ओपनली कह रहा हूँ कि अगर आज भी ये वोटिंग नहीं होती तो आपकी ये बात कहाँ तक सच और साबित होगी कि जी हमने तो बड़ा कहा था, जी हम तो अदालत में भी लिख के दे आए थे, हमने तो रात को 12 बजे नोटिस भी निकाल दिया था कि जी असम्बली का सेशन रख लिया गया है, और 16 से वापस आके दोबारा हम आ गए थे। तो मेरा ये ख्याल है कि डिफ़िकल्ट है बहुत ज़्यादा, क्योंकि बदमज़गी तो डेफिनेटली होगी और आपस में जो है काफ़ी ज़्यादा होगी। लाहौर के जो रहने वाले हैं वो वाइब्रेंट भी बहुत हैं, वो भी रास्ता रोकेंगे। बहुत प्रेस गैलरी बंद कर दी गई थी, अब अगर यही सलूक किया जाए, मुझे नहीं वो तोड़फोड़ की वीडियो जारी करनी थी ना। हाँ। वो जो उन्होंने जारी की वीडियो की बड़ी बड़ी तोड़फोड़ हो गई। भाई प्रेस गैलरी में कोई प्रेस का बंदा ही नहीं बैठा था। आप जो मर्जी कहें, आप अंदर कहें जी कि 4 बंदों ने जो है ना वो खुदा ना खास्ता जो है ना वो जहर पीने की कोशिश कर ली। हाँ। आप कुछ भी कह दें और कोई भी वीडियो जारी कर दे, हम उसमें क्या कर सकेंगे बात। तो प्रेस को तो हमें समझ नहीं आता कि हम तो एक प्रेस गैलरी में बैठे होते हैं ना, हम अंदर जा सकते हैं ना, हम स्पीकर तक अप्रोच कर सकते हैं ना, हमने कोई किसी मेंबर तक हमारी अप्रोच होती है। अच्छा, हमें सबसे पहले ही बाहर निकाल दिया जाता है। तो समझ नहीं आता कि ये क्यों किया गया कि आपने प्रेस गैलरी जस्ट टू मेक मनपसंद प्रोपेगेंडा कि आप मनपसंद बातें उड़ाएं और ना कोई उसका सबूत हो ना कोई आईनी शाहिद हो। और जो दो आपस में पार्टियां, वो तो पार्टीज है ना, वो तो आपस में कॉन्फ्लिक्टेड पार्टीज हैं। उनकी तो बात पे कौन यकीन करेगा। मन चाहिए रिपोर्टिंग करके दे दें, दिखा दें दुनिया को कि क्या हुआ है। मरियम साहिबा ये कह रही हैं कि क्या स्पीकर अपनी रूलिंग से आइन की धज्जियां उड़ा सकता है? इमरान खान को आइन तोड़ने की सजा ना दी गई तो कल कोई भी आइन तोड़ सकता है। देखिए उनकी इस बात पे जस्टिफिकेशन है। मैं अब आप एक बात करें ना, हम कौम को किस बत्ती के पीछे लगा दिया गया कि हम किरदारों पे पहले चले जाते हैं। हम ये नहीं देखते कि बात क्या हो रही है। बात ये हो रही है कि कल को अगर मुस्लिम लीग नून ये हरकत करती, अगर पीपल्स पार्टी ये हरकत करती, अगर काफ लीग ये हरकत करती, तो क्या फिर पीटीआई जो हुक्मरान जमात है उनको ये काबिल कबूल होना था? बिल्कुल सही। अभी तो वो चुप करके बैठे हैं। अभी उनकी खामोशी को कभी कोई उनको इंस्टिगेट कर रहा है, उनको हवा दे रहा है, उनको कह रहे हैं जी कि आप ये अब बुखलाहट का शिकार हैं। उन्होंने ऐसी गुगली खेली हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कि उनको समझ नहीं आ रही, कोई शुल्ली छोड़ रहा है। तो ये तो भाई आप खुद से एक चीज़ को हवा दे रहे हैं, शरारत कर रहे हैं। इस तरह की बातें नहीं है। बात यह है समझदारी की। अगर पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत में एक चीज़ काबिल समात है और समात उसकी चल रही है, वो काबिल समात है तो समात चल रही है ना।
और उस पर कोई डिसीजन आना मतवक्के है, और एक ऐसा ठोस डिसीजन आना मतवक्के है कि जिसके बाद तमाम जमातों के रास्ते बंद हो जाएंगे और उसके बाद कोई भी गैर आइनी कदम उठाने का जो है वो फैसला ना कर सकेगा और ना कोई गैर आइनी कानून शिकनी करके उसमें एक बुरी ढीठपन के साथ बैठ सकेगा। ये बहुत ज़रूरी है इस केस की सुनवाई होना। तो अगर इस चीज़ का फैसला हो जाता है तो मेरा ख्याल है कि ये हमेशा के लिए चैप्टर क्लोज हो जाना चाहिए। और जो बात की जा रही है उसमें बिल्कुल वोटिंग का राइट अगर नहीं था तो आपको कार्रवाई सुनवाते हुए कार्रवाई के दौरान ही कह देना चाहिए था कि अब वोटिंग का राइट नहीं रहा, और इस पे जो हिज़्ब इख्तलाफ है कुछ चंद बातें कर देते तो मेरा ख्याल है आईनी जो शिक है आर्टिकल 5 उसकी कार्रवाई पूरी हो जानी थी। बिल्कुल ऐसे ही वो बात यही तो कर रहे हैं कि कार्रवाई ही नहीं पूरी की गई। आप कार्रवाई पूरे किए बगैर कोई आर्टिकल का इस्तेमाल कर सकता है। तो मेरा ख्याल है कि ये काबिल मुज़म्मित है, और अगर मरियम साहिबा ये बात कर रही हैं तो उनकी चंद बेहतर बातों में से ये एक बात होनी चाहिए। मैं तो सिर्फ यही कहूँगा। बिल्कुल ऐसे ही है। हमने एक ब्रेक की तरफ जाना है नाज़रीन, जब ब्रेक लेंगे तो अगली खबर की तरफ आएंगे। अगली खबर हमारे पास क्या है जी, सियासी बहरान, बिजनेस कम्युनिटी परेशान हो रही है। हफ्ते में $500 मिलियन का नुकसान हो रहा है, बिजनेस कम्युनिटी का ये कहना है। ब्रेक के बाद आके इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। और कुछ सियासी हालात के नतीजे में जो लोग परेशान हैं, बिजनेस कम्युनिटी परेशान है, उनका तस्करा कर लेते हैं जी। कह रहे हैं कि हफ्ते में $500 मिलियन का नुकसान हुआ है, और मेरे ख्याल से ये वो दिन होते हैं कि बिज़नेस कम्युनिटी के पास भी अच्छा खासा टाइम होता है कि वो अपना बिज़नेस अच्छे तरीके से चला सकें। दुर्रे आप क्या कहेंगे? मैं मजाक में ना कल अपने एक साथी रिपोर्टर को कह रहा था, वो तस्मे बांध रहा था। मैंने कहा यार तुम इतनी रिपोर्टिंग कर रहे हो, हर चीज़ महंगी हो गई, कभी माचिस महंगी हो गई, कभी पॉलिश महंगी होगी, कभी मैंने कहा तस्मा भी रिपोर्टिंग करो ना। कहता है भाईजान अल्लाह की कसम ये भी महंगे हो गए, ये 15 रुपए के मिलते थे 50 और 60 रुपए के भी ज़्यादा मिल रहे हैं। मामूली से तस्मे देखें। आप जिस चीज़ को हाथ लगा लें, आप जिस चीज़ पर बात कर लें, आप किसी चीज़ पर मजाक कर लें, वो हकीकत हो जाती है। और मेरा ख्याल है कि इतनी मैसिव इन्फ्लेशन जो है वो इस गवर्नमेंट पे ज़्यादा भारी होगी। ठीक है, ये सियासत चलती रहती है, आनी जाने वाली होती रहती है, कुछ आ जाता है, कुछ चला जाता है, नेक्स्ट इलेक्शन आ जाती हैं। लेकिन जो ताजर बरादरी है उनको सबसे बड़ा खौफ इस वक्त ये है कि जो सरमायादार इस वक्त अदम इस्तेहकाम और अदम जो है वो इसके जो उनका कॉन्फिडेंस है उसका शिकार है। उनको एतमाद ही नहीं कि किस वक्त क्या हो जाए, कोई पैसा अपना इन्वेस्ट करने को तैयार ही नहीं है। गैर मुल्की पैसा जो है वो बहुत तेज़ी के साथ स्टॉक मार्केट से निकलता जा रहा है, और 3 महीने अगर ये चीज़ हल हो जाती है और 3 महीने के लिए आप एक निगरान हुकूमत की तरफ चले जाते हैं तो उस 3 महीने के दौरान क्या होगा? उस 3 महीने के दौरान एक महंगाई का तूफान होगा। डॉलर अभी भी 185 से आपको नहीं संभाला जा रहा। पेट्रोल की समरी सुना है कि वो भी कहीं पे तैयार पड़ी है कि पता नहीं किस वक्त कितना बड़ा धमाका हो जाए। बिजली के बिलों में इजाफा हो जाएगा। और अगर जो बातें की जा रही हैं कि IMF जो है वो अपनी बात से अब फिर गया है, तो उसका बर्डन भी तो आपने कहीं ना कहीं से पूरा करना है ना। आपने वो भी तो टैक्सेस से कलेक्शन करनी है, आपने उस पर भी आवाम का बर्डन डालना है। आपने आवाम पे बिजली के, पेट्रोल के, हर चीज़ के आपने उस पर एक दबाव आ जाएगा आवाम पे। तो ताजर बरादरी के पास आप मुझे बताएं क्या हल रह जाएगा? ताजर बरादरी के पास इस वक्त सबसे ज़्यादा मुश्किलात ना सिर्फ अपनी मईशत को संभालना जो उनकी अपनी मार्केटों की है। आप लाहौर की बात कर लें, लाहौर की मार्केटों में वो रौनक नहीं है। लाहौर की मार्केटों में वो चीज़ें नहीं। ताजिर परेशान है ना, वहाँ लोगों की दुर्नायाब कुव्वत खरीद नहीं रह गई। मैं आप खुद अपने आप को देखें, इर्द गिर्द कितने लोग आपको बुला रहे हैं कि जी हमारे इफ्तार पे आ जाएं, हमारे साथ कोई इफ्तार डिनर करें, कोई बैठक करें। हालांकि ये एक रिवायत थी, ये एक रिवायत होती थी। अगर लाहौर जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी में ये नहीं हो रहा तो छोटे शहरों में क्या हो रहा है? पंजाब के बाकी दीगर अजलात 36 जो है उनमें क्या हो रहा होगा? तो हम लाहौर की ताजर बरादरी की तो जो कश्मकश है, जो उनकी बेचैनी कैफियत है, उसका अंदाज़ा तो यहीं से लगा सकते हैं। आप शाम के बाद किसी भी बाज़ार में चले जाएं, आप अनारकली चले जाएं, आप लिबर्टी चले जाएं, आप गुलबर्ग की किसी मार्केट में चले जाएं, आप इवन के दर्जियों से पूछ लें, आप कोई हेयर स्टाइलिस्ट है, कोई ब्यूटी पार्लर वाला है, उससे पूछ लें कि कितने आप लोग आपके पास आ रहे हैं। आपको हकीकत की तरह सब कुछ सामने खुल के आ जाएगा। आप फेसबुक के आदाद शुमार में ना जाएं, आप किसी सोशल मीडिया के आदाद शुमार में ना जाएं। वहाँ एक सिलेक्टिव कम्युनिटी हो सकती है, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को जो है वो प्लेजर भी किया जा सकता है, लेकिन जो हकीकी सर्वे होते हैं ना वो हकीकी होते हैं। आप घुस के देख लें किसी मार्केट में, आप 3-4 किस्म के बेसिक सर्वे कर लें जो ईद की तैयारियों के लिए होते थे, आपको लग पता जाएगा। और जो बात रही कि ये हालात अगर ऐसे ही चलते रहे तो हर चीज़ आपके हाथ से निकल जाएगी। इस तरीके अदम एतमाद का ताजरों को और
लोगों को शायद ये फ़ायदा हुआ है कि बहुत सारी चीज़ें रुक गई हैं। जो पेट्रोल बढ़ा करता था, हफ्ते में अब 2-2 3-3 दफ़ा भी बाद खबर सुन लेते थे, महीने में 2-2 3-3 दफ़ा ऊपर जा रहा होता था, वो सारी चीज़ें एक इंजमात का शिकार हो गई। तक रहेगा ये बेयकीनी की सी जो सूरत हाल है, ये आगे भी लोगों को कुछ नहीं नज़र आ रहा, और अभी भी ये डॉलर की कीमत में इजाफा हुआ है। ये टिकर्स हम अभी ऑन एयर करें जी। अब मुझे ये बता दें, ये बेयकीनी में आपका कारोबारी अफराद भी परेशान रहेंगे। चले हम कहते हैं पेट्रोल नहीं बढ़ेगा, कब तक नहीं बढ़ेगा? देखिए वो इस किस्म की बेयकीनी है ना कि ये सारा ही जो बैठे हैं आपकी मार्केट में लोग, ये खबरें उड़ा रहे हैं बहुत तेजी के साथ कि डॉलर ऊपर जा रहा है, और डॉलर जा भी रहा है। लोग अब मार्केट में जो खबर गर्म है इस वक्त, वो कहते हैं जी कि 200 रुपए या 200 रुपए से क्रॉस कर जाएगा डॉलर, और उसके बाद आपके साथ क्या होगा, मैं तो ये सोच के बड़ा परेशान हो जाता हूँ। अंदाजा करें कि आपके पास वसाइल कहाँ होंगे, आपके पास अखराजात के लिए बमुश्किल पैसे होंगे, और इजाफी अखराजात तो सोचे ना, आप कहाँ ईद के जोड़े सुलवाने की बातें कर रहे हैं, कहाँ पे तैयारियों की बातें कर रहे हैं। तो ताजरों से पूछें जाके कि हो क्या रहा है। आप रमज़ान बाज़ारों के अंदर देख लें, कहीं पे अशिया पूरी नहीं हो रही आपसे। हुकूमत का ये हाल है कि वो इस महंगाई की वजह से खुद ही चीज़ें नहीं पूरी कर पा रहा। आपकी बहुत सारी शेल्फ्स रिटेल स्टोर्स पे खाली पड़ी हैं, तो ताजर जिसने ख़रीद के अपना सारा माल उठा के दुकानों तक लाना है और उसको थोक से परचून की तरफ लेके जाना, उसकी क्या कैफियत होगी। मैं बड़े बड़े टाइकून्स की बात नहीं करता, मैं बड़े बड़े बिजनेस लीडर्स की बात नहीं करता, फर्क भी नहीं पड़ता, उनको शायद कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमने बात करनी है उन लोगों की जो थोक और परचून से रिलेटेड हैं, जो आम लोगों की जिंदगी में मैटर करते हैं। उनकी हालत इस वक्त बहुत बिगड़ी हुई है, और वो अपने जो स्टॉक करने वाली बातें तो बहुत दूर की रह गई, अपनी रोज़मर्रा की भी अगर चीज़ें पूरी कर लें तो बहुत बड़ी बात। बिल्कुल ऐसे ही है, और अब आम आदमी वाकई इस तरफ पहुंच चुका है कि जी उसके पास रोज़ाना का गुजर बसर करना, तो जहां पर स्टॉक करके चीज़ें गुजारा करते थे जी, इकट्ठी ग्रॉसरी वगैरह कर लेते थे, वो तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। जी तो खबर हम डिस्कस करेंगे जी, दिलकश लाहौर मंसूबा खटाई में पड़ गया, महकमा बल्दियात ने एतराज़ लगा दिया। पहले तो इस खबर पे तो बाद में जाएंगे, दिलकश लाहौर मंसूबा कहाँ चल रहा था, मुझे ये बता दें। दिलकश लाहौर मंसूबा जो है ना, वो इनकी डेवलपमेंट के पोर्टल पे चल रहा था, इनके कागजों पे चल रहा था, इनकी फाइलों पे चल रहा था। अभी तो बड़े बड़े मंसूबे शेल्फ होने हैं, अभी तो इंतजार करें, अभी तो आगाज होना है। अभी तो देखें कि ब्यूरोक्रेसी जो 3-3.5 साल लॉलीपॉप देती रही इस गवर्नमेंट को कि हम ये भी कर देंगे, हम वो भी कर देंगे, तो बड़ा कुछ होना है। अभी तो आप LD सिटी के जो अपार्टमेंट्स बनाए जा रहे थे, जिस पर प्राइम मिनिस्टर ने खुद जाके संगे बुनियाद रखा, अगर वहाँ पे जाके आप हालत देख लें तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई उजड़ा हुआ मैदान है, कोई वीराना है, कोई बम। और ये आगाज वाली बातें हैं, नारों में जिन चीजों का जिक्र किया गया था, आप जाके रिवर रावी के अंदर देख लें कौन सा नया शहर बनाने की बुनियादें रखी जा रही हैं। आप CBD के अंदर प्लॉटों को बेचने के अलावा सिर्फ 2-4 मशीनें लगा के सिदरा पदरा किया जा रहा है, उसके अलावा क्या किया जा रहा है। एलिवेटेड एक्सप्रेस वे जिसका PC1 तक भिजवा दिया गया, वो अब मंजूरी के लिए दरबदर हो रहा है, उसको कोई PND की मीटिंग में रखने को तैयार नहीं है। CN साहब ने 3 मंसूबों का इफ्तिताह तो कर दिया महकमा सेहत के, अब और क्या करें। वो देखें ना, जिस दातागंज में फ्लाईओवर का इफ्तिताह जो किया, वहां से गाड़ी गुजार के दिखा दें आज ही जाके, तो मैं आपको मान जाऊंगा 31 तारीख का इफ्तिताह किया हुआ है, आज तक वो जो है ना अजाब में पड़ा है। ना कोई वहाँ पे ब्यूरोक्रेट जाने को तैयार है, ना कोई फोटो सेशन कराने को तैयार है, ना कोई LD का इंजीनियर खड़ा होकर वहाँ पे बयानबाजी कर रहा है, और लोगों को जलील किया जा रहा है। ना वो क्रॉस करके सर्कुलर रोड से मिस्री शाह की तरफ जा सकते हैं, ना वहाँ से आ सकते हैं, ना वो रेलवे स्टेशन से ऑस्ट्रेलिया मस्जिद चौक की तरफ जा चुके हैं, और वजीर आला ने उसका इफ्तिताह कर दिया है, तख्तियाँ लग चुकी हैं, और ऐसा इफ्तिताह किया है तारीख साज के मौके में भी जाके नहीं किया, ऐवान वज़ीर आला में बैठ के कर दिया जी। सॉफ्ट ओपनिंग ठीक है जी, वो कोविड के दिनों में जिस तरह ऑनलाइन होता था ना सारा, वो स्क्रीन लगा दी। तो आज भी जो इफ्तिताह किए गए वो यही होने। सवाल ये है कि क्या अगर ये गवर्नमेंट नहीं भी रहती, अगले इलेक्शन होते हैं, बुज़दार साहब आते हैं, नहीं आते, इनकी तख्तियों को कौन कैरी करेगा, मुझे ये बताएं। ये प्रोजेक्ट जो 10% क्या 50% तो बहुत दूर की बात है, आपको तो 50% प्रोजेक्ट मिले थे। हाँ, बिल्कुल। आपने उसको कंप्लीट किया, आपकी बड़ी मेहरबानी, कौम याद रखेगी, एहसान मानेगी, लेकिन आप 0% में मंसूबे देके जा रहे हैं, तख्तियां लगा के जा रहे हैं, वो कौन कैरी करेगा और कौन कैरी करके। मेरा तो ख्याल है कि ये तख्तियां सिर्फ 90 शारा कायदे आज़म या आर्ट क्लब पे पड़ी रह जाएंगी, और मौके पे जब ये मंसूबे बनेंगे तो वही करेगा जो इसका संगे बुनियाद हकीकी मानों पे रखेगा एट साइट। तो हालात तो हमारे इस तरफ आ गए। अब आपका जो क्वेश्चन था कि बात दिलकश लाहौर की करें, लाहौर दिलकश जो 5 साल पहले था,
आप आज उसकी दिलकशी को देख लेंगे तो आपको रोना ही आएगा। आपको किसी शायर की उजड़ी हुई जो है ना वो शायरी की मुताबिक नजर आएगा। लाइट्स के क्या हालात हैं, ग्रीन बेल्ट्स के क्या हालात हैं, लाइट्स के क्या हालात हैं, सड़कों के क्या हालात हैं, नालों की सफाई नहीं हो रही, नजर आते थे, बस स्टॉप खून का शिकार हो चुके हैं। ऑरेंज लाइन के अंदर पता नहीं मेट्रो बस के अंदर लोग किस तरह सफ़र कर रहे हैं, वो भी सफाई की लाहौर में क्या सूरत हाल है। मैं किस किस चीज़ को उठाऊं तो मैं आपको ऑरेंज ट्रेन के पिलर्स में पौधे इतने खूबसूरत लगाए गए थे, कहाँ गए जी। आज वो नशियों की माजगा बन चुके हैं, वहाँ पे डेरे जमा लिए गए हैं। लोग जो हैं वो बहुत अच्छी स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी से उतरते हैं और उतरते साथ ही वो लगता है कि शायद वो किसी कच्ची आबादी में आ गए हैं। 4 नशे इधर बैठे हैं सर जोड़ के, 4 उधर बैठे हैं। आपने इंफ्रास्ट्रक्चर जो दिया भी गया था उसके साथ भी क्या कर दिया है। आप लाहौर शहर के कहीं की बात न करें, आप लाहौर शहर के अंडरपासेस जो कैनाल पे मौजूद है उनका एक सफ़र कर लें, एक तरफ यूं कर लें और एक तरफ दूसरी तरफ जाके देखें, जल्लों से ठोकर से जल्लो, आपको हालत नज़र आ जाएगी कि इन्होंने किया क्या है। वहाँ पर टाइलें उखड़ चुकी हैं, ग्रीनरी जो थी वो बर्बाद हो चुकी है, पेंट जो है वो ख़राब हो चुका है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे मनसूबे जो माजी में हुकूमतों ने बनाए उनके संगे बुनियाद तक, उनके जो फ़िताही तख्तियाँ तक गायब हो चुकी हैं। जो सबसे पहला मनसूबा जेल और अंडरपास का वज़ीर आला उस वक्त परवेज़ इलाही साहब तो उन्होंने रखे थे, आज उनका नामो निशान नहीं है। आप ही लाहौर ब्रिज पे चले जाएं, शहबाज शरीफ साहब की तख्ती तक मौजूद नहीं है। मैं 20 ऐसे मनसूबे बता सकता हूँ कि जिसको केयर टेक ही नहीं किया गया। होना ये चाहिए होना था। इनके मंसूबों के साथ भी यही कुछ है। वो तो अल्टीमेट जब आप एक हकीकी मंसूबा हो गए नहीं, एक 90 जो शारा कायदे आज़म के मंसूबे हैं वो वहीं तक रह जाएंगे ना, तो वो तो हकीकत तो नहीं होंगे। तो बिल्कुल यही होगा। अब इस चीज़ को कोई भी तर्जमान आके जितना भी डिफेंड कर ले तो मेरा ख्याल है कि ये अखलाकी तौर पर दुरुस्त नहीं होगा कि आप एक कागज़ों के एक आप अपनी ज़हनी इख्तरा के मुताबिक और अपनी ज़हनी तख़यलाती एक महल खड़ा कर रहे हैं और उस पर तख्तियाँ भी लगाई जा रही है। कभी हुआ था ऐसा? कभी बताएं। ये तो तारीख साज बातें कर रहे हैं। लेकिन चले उन्होंने तो अपनी जॉब निभानी है, कुछ ना कुछ आके बोलना होता है हर रोज, तो वो कर लेंगे। माल रोड की दिलकशी आप जाके देख लेना। अभी 2-3 महीने से तो माल रोड वैसे ही बहुत मुख्तलिफ मकाम से बंद रहता है। कभी कोई VVIP मूवमेंट है तो कभी कोई एहतजाज चल रहा है, कभी कोई सड़क बंद की हुई है, कभी कोई कुछ किया हुआ है। वहाँ तो की बुरी हालत है, सफाई सुथराई नहीं हो सकती। दिलकश लाहौर में माल रोड की जो इलेक्ट्रिसिटी की वायरिंग है उसको अंडरग्राउंड किया जाना था, और वो भी एक हिस्से में शायद हुई है, उसके बाद तो किसी ने हाथ नहीं लगाया। अच्छा, ख्वाब इतने बड़े बड़े दिखाए गए कि जी वो हम बिजली की तारें बिल्कुल ज़ेरे ज़मीन होंगी, कोई तार ऊपर नहीं होगी, कोई एक्स्ट्रा बोर्ड नहीं होगा। और ये शहबाज शरीफ साहब के दौर से हम बातें और सिमेट्री ऐसी होगी कि तमाम इमारतों पे एक तरह के बोर्ड होंगे और तमाम इमारतों के जो फसाड हैं, जो फ्रंट हैं, वो एक ही खूबसूरत कलर पे होंगे। हम उनको बहाल कर देंगे और ऐसा दिलकश लाहौर हो जाएगा कि लोग पूरा लाहौर छोड़ के जो है ना माल रोड के चक्कर लगाया करेंगे। हमें तो ऐसे ख्वाब दिखाए गए और हकीकत अगर आप आ जाके माल रोड देख लें तो शायद आपको 5 साल पुराने ट्रैफिक है, मतलब इमारतों का क्या हाल। ये तो सेकेंडरी आपका टियर था ना। हमने खूबसूरत बनाने के बाद इसकी सफाई सुथराई, इस पे तजावुजात का खात्मा, सिग्नल प्रॉपर वर्किंग, ट्रैफिक के लिए जो नज़्म ज़ब्त है, पार्किंग की जो सहूलियात है, वो सारी चीज़ें देनी थी। लेकिन मेरा ख्याल है कि 2050 का कोई मनसूबा है जो अगर ये मुकम्मल हो जाए, ये 2022 तो बहुत दूर की बात है। आप तो बहुत ही आगे चले गए हैं। खैर, सरकारी स्कूलों में 10 लाख बच्चे फर्नीचर की सहूलत से महरूम हैं। हुकूमत से 6 अरब रुपए का बजट भी मांगा, लेकिन ईवान वज़ीर आला पंजाब की मंजूरी के बावजूद फंड जारी नहीं हुए। अब कौन से ईमान की, कौन से वज़ीर आला की बातें की जा रही हैं? लेकिन वो फंड मंजूर कहाँ होने थे, वो फंड डाइवर्ट हो गए। वो फंड चले गए सड़कों पे, वो फंड चले गए पुलों पे, अंडरपासिस पे। अली राह में हर दूसरे दिन एक स्टोरी देता है कि ये फंड भी डाइवर्ट कर लिए गए, ये फंड भी डाइवर्ट कर लिए करे, लेकिन किसी को एहसास नहीं है। बच्चे, अभी हम ब्रेक में बात कर रहे थे, मेरे जहन में एकदम से आ गई, अब फर्नीचर से महरूम है और कहाँ 40 लाख के हम पर्स की बात कर रहे थे। मतलब मेरा एकदम से दिमाग में वहां चला गया। आपने देखे, अच्छा वो भी ऐसी बात है, देखें कि उस वक्त भी ये बात की गई कि हम बच्चों की तालीम के लिए बड़ा कुछ करेंगे, और जब वो खातून जाती थी, जब वो इस तरह के मेरा ख्याल है कि जो इन्होंने बनाए थे मेहमान सराय और पनाह गाहें, उसके अंदर जब जाके तालीम की, बच्चों की भूख अफलास की बात की जाती थी, तो हमें यकीन करें अंदाज़ा नहीं होता था कि उनका वियर एंड टियर कितना हैवी बजट का होगा। ये तो लोगों ने सोशल मीडिया को जो है वो आप इसकी तारीफ़ की मुस्तहिक है कि जिन्होंने इतनी तेज़ी के साथ एक तस्वीर उठा के उसकी असल कीमत, उसका ब्रांड, उसकी नेमिंग कर देते हैं। तो हमारी रियासत में तो ऐसे काम हो रहे थे। तो हमारी रियासत में तालीम के लिए बच्चों के फर्नीचर के तो दूर की बात, जो हालात हैं, उनको तालीम की भी कोई सहूलत मुयस्सर रह जाए तो बहुत बड़ी बात है।
आमिर रज़ा भाई हमेशा एक बात करते हैं कि आप लाहौर से बाहर की बातें ना करें। कहते हैं मैं चैलेंज के साथ लाहौर के साथ बहुत सारे स्कूल दिखाने को तैयार हूँ जहाँ पर मिसिंग फैसिलिटीज। लेकिन दुर्र नायाब, अब मुझे परेशानी ये है कि अब इस बेयकीनी की सूरत हाल में अब जब तक हुकूमत दूसरी नहीं आती या सेटअप नहीं संभाला जाता, तो ये तमाम चीज़ें जब मुतासिर होंगी तो क्या हालात होंगे। आप देखें ना, आप आपके सेक्रेटरी स्कूल्स हो गए, आपके मिनिस्टर स्कूल्स हो गए, सारा वक्त वो बातें करते रहते थे कि जी मीडिया को नहीं पता कुछ, जी वो ऐसे कर रहे हैं, जी वैसे कर रहे हैं। लेकिन अब जितने भी आपके मिनिस्टर जो मिनिस्टर्स नहीं रहे, अब वो जाके देखें अपने हलकों में कम अज़ कम के उन्होंने क्या किया है और कितना कुछ वो कर सके, और स्कूलों के साथ क्या किया, तालीम के साथ क्या किया, सनतों के साथ क्या किया, इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ क्या किया, पानी के साथ क्या किया आप लोगों ने। ये बातें तो हम तो सारा दिन इन चीज़ों को भुगतते हैं ना। आप जाके अब खुद भी देखें, आप तो गुजरा नहीं रहे। अब चलें, अब आम आवाम में घुल मिल के देख लें। आप ना मीडिया की बातों को छोड़ें। अब आम आवाम में जाएंगे, आपने 3 महीने बाद भी जाना है ना, आपने 3 महीने बाद भी तो जाना है ना। अगर किस्मत ने मौका दिया तो 3 महीने बाद में जाना है, तो आप आज से क्यों नहीं वर्किंग करते? आप सुबह सुबह लोगों का फिर जो है वो मूड ऑफ कर रहे हैं ये कह के, खैर माइंड अप करने का कह रही हैं आयशा मुझे। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, हम जाएंगे एक ब्रेक की तरफ। हेडलाइंस आप जानिए, फिर शो में दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, कुछ चीज़ें माह मुबारक में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं और ख़ास तौर पर इस माह मुबारक से जुड़ी होती हैं। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं जी, ज़कात हमारा आज का टॉपिक है। असल मायने इसके क्या हैं, असल इसकी रूह क्या है, कौन लोग हैं जिन पे ज़कात जो है वो देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वाजिब है। ज़कात के अदायगी का तरीक़ेकार क्या है, कितना माल आपके पास हो तो आपके ऊपर वाजिब है कि आपने ज़कात देनी है, ज़कात ना देने वालों के लिए क्या अहकामात हैं। आज के शो में हम डिस्कस करेंगे। प्रोफेसर नूरीद फातिमा साहिबा हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, अपने मेहमान को खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया ना, इतना इम्पॉर्टेंट, इतना मैं समझती हूँ कि सीखने सिखाने वाला आज फिर आपने टॉपिक रखा, और समुंदर जितना टॉपिक रखे और आप 30 मिनट के कूज़े में उसको बंद करने चली हैं। अल्लाह हमारी मदद करे। आमीन सुम आमीन। और हम कोशिश करेंगे कि हम मैक्सिमम चीज़ें जो है इस हवाले से डिस्कस भी कर सकें। आगाज़ कर लेते हैं सबसे पहले, असल में ज़कात है क्या, मतलब क्या है इसका? बहुत ही बुनियादी बात यह है कि अरकान इस्लाम जो 5 हैं उनमें नमाज के बाद जो अव्वलीन दर्जा जिस रुकन को दिया गया वो ज़कात है। इसके मानी के एतबार से अगर देखा जाए तो इसके 2 मानी बताए जाते हैं जो फ़ुक़हाए किराम से हम तक पहुँचे, कि पहला ये है कि बढ़ाने वाली, और दूसरा ये है कि नश्व नुमा देने वाली। अब बढ़ाने वाली और तज़किया करने वाली, पाक करने वाला भी जो है कुरान करीम कहता है कद अफ़लहा मन तज़क्का व कद ख़ाबा मन दस्साहा, कि कुरान करीम ने उस चीज़ को पाक करने का हुक्म दिया जो नफ्स से ताल्लुक़ रखती है। और माल जो है ये हमारे दिल के बड़ा करीब है, इसीलिए इसको फितना भी कहा गया, इसको जो है आजमाइश भी कहा गया उम्मत मोहम्मद आला साहिब सलात के लिए। और इसी की इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह को खर्च करने को बहुत बड़ी इसके जो अजर व फ़ज़ाइल हैं वो भी बयान किए गए। और इसकी अहमियत का अंदाज़ा आप अना इस बात से लगा लीजिए कि अल्लाह रब्बुल करीम कुरान करीम में एक हुक्म एक दफ़ा भी अगर अदा कर दें तो हर बंदा मोमिन पर लाजिम है, वाजिब है उस पर अमल करना। मगर 82 से ज़्यादा 82 से ज़्यादा मकामात पर अक़ीमुस्सलात के साथ आतुज़्ज़कात का हुक्म आया। अब यहीं से आप अंदाज़ा कर लीजिए कि ये कितना इम्पॉर्टेंट फरीज़ा है कि जो हर साहिब निसाब के ऊपर लाजिम है। बिल्कुल। अच्छा जी, हर साहिब निसाब का वर्ड आपने यूज़ किया। अब साहिब निसाब बहुत सारे लोग हैं, किस तरह से, क्या इसके लिए क्राइटेरिया है, किन लोगों के लिए ज़रूरी है, कितना निसाब हो तो आप पे ज़कात वाजिब है? ये बहुत ही अहम सवाल है और मैं समझती हूँ ये हम में से ख़वातीन को स्पेशली ज़रूर पता होना चाहिए, क्योंकि मोस्टली उनके पास ज़ेवरात होते हैं और उनको ये नहीं पता होता कि हम साहिब निसाब हैं या नहीं हैं। तो इसमें बुनियादी चीज़ ये है कि सबसे पहले आप देखिए कि इसकी जो बुनियादी शराइत हैं उनमें मुसलमान होना शर्त है। अगर आपने कलमा पढ़ा है तो फिर कलमे के बाद जो ईमान के बाद बाकी चारों अरकान हैं, नमाज है, रोज़ा है, हज है और ज़कात है, ये इनकी अदायगी इनकी कंडीशंस के साथ आपके ऊपर लाजिम है। ठीक है। दूसरी बात कि वो आकिल हो, अगर पागल है, मजनून है, दीवाना है या गबीउल अक्ल है तो उसके ऊपर ज़कात नहीं है। तीसरा ये कि वो बालिग हो, जो बुलूगत में नहीं है, लड़कियां हैं, लड़के हैं, जो भी हैं, तो उनके जो केयर टेकर हैं उनके ऊपर ज़कात है। और यहाँ पर मैं एक मजाक इस मुआशरे में देखती हूँ
कि बच्चियों के लिए जेवरात लॉकर्स में किलो किलो के हिसाब से रखे हुए हैं। जो मुतमव्वल लोग हैं उनकी जो ग्राम से ऊपर जाके किलोग्राम्स में जो है मिकदार चली गई है, और वो कहते हैं ये तो हमारा है ही नहीं, ये तो बच्चियों का है, और वो भी नाबालिग हैं। तो आप अल्लाह को धोखा नहीं दे सकते। आप जो है वो बचना चाहें तो फ़रार के 200 रास्ते हैं, 200 तावीलें हैं। शैतान के पास भी सजदा ना करने की बड़ी तावीलें थी, वो भी बड़ा इल्म वाला था। लेकिन यहाँ पर बात यह है कि तज़किया नफ्स, जो मैंने कहा क़द अफ़लह मन तज़क्काहा, अगर नफ्स को पाक करना है तो उसके लिए माल को पाक करना ज़रूरी है, और उसके लिए यह है कि आपको उसका जो है वो बालिग होना, और फिर उसके बाद अगली शर्त क्या है कि आज़ाद हो। अगर कोई गुलाम है, अगर कोई कैद में है तो उसके ऊपर भी लाजिम नहीं। फिर यह है कि साहिब निसाब में मालिक निसाब होना ज़रूरी है, और क्योंकि ख़वातीन के पास अक्सर जेवरात होते हैं ससुराल वाले पहनने के लिए, शादी के दिन देते हैं, फिर लॉकर में रख लेते हैं। उसको ये नहीं पता होता वो जेवर मेरा है या मेरे ससुराल वालों का है। कुछ जेवरात तो वो हैं जो हक महर में लिखवा दिए जाते हैं, वो तो डेफिनेटली उस खातून की मिल्कियत है, क्योंकि हक महर के ऊपर सिर्फ उसी का हक है। लेकिन जो जेवरात म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ घर में रखे हुए हैं, मैं अपनी बहनों को ख़ास तौर पर कहूँगी कि वो ये पता करें अपने शौहर से, अपने इन लॉज से कि आया ये किसकी मिल्कियत है। क्योंकि जब हम मालिके निसाब की बात करते हैं तो उसमें आप मुस्कुरा रही हैं, मुझे लगता है आपकी फैमिली में आपके साथ भी यही इशू है कि आपके जेवरात में भी आपको नहीं पता कि मैं मालिका हूँ या मेरे घर वाले हैं। तो उसमें यह है कि आपको पता करना बहुत ज़रूरी है, ताकि अगर आपने ज़कात देनी है तो आप दें, चाहे उस माल में से बेच के दें, और अगर घर वालों के पास है, उनकी कस्टडी में है, वो मालिक हैं, तो फिर वो उसमें से दें, चाहे उसको बेच के दें या उसमें से दें। अगली चीज़ जो है कि पूरे तौर पर मालिक होना। अब कोई शख्स है वो आपको साल के आधा साल जेवरात आपके पास रखता है, आधा साल अपने पास अपने काम में लगा लेता है, तिजारत में लगा लेता है, साल के बाद वो फिर रहन रखे हुए जेवरात निकालता है, आपको दे देता है। अब आपको नहीं पता आप उसकी पूरी मालिक है या वो उसका पूरा मालिक है। तो यहाँ पर भी आपको बैठ के चीज़ों को क्लियर करना है कि आया इसकी मालिक का मैं हूँ या आप हैं, और फिर अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से शौहर दे दे या बीवी दे दे तो अदा हो जाएगी। फिर अगली चीज़ क्या है कि वो कर्जदार ना हो, कर्ज से फारिग हो। अगर मकरूज है तो फिर भी वो साहिब निसाब में नहीं आएगा। फिर यह है कि निसाब का जो हाजात असलिया, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो ज़रूरत के काम हैं। अब एक बंदा है उसकी तनख्वाह बेशक लाख रुपए है, लेकिन उसमें उसके बच्चों की फ़ीस जाती है, घर का किराया जाता है, उसमें खाने पीने के अखराजात हैं, उसमें दवा दारू है, और उसके पास महीने के बाद इतना 10,000 भी नहीं बचता कि जो निसाब के ज़ुमरे में आए, तो उसके ऊपर भी ज़कात लाजिम और वाजिब नहीं है। फिर माल का नामी होना, यानी वो माल बढ़ता रहे, चांदी है, सोना है, चाहे ज़मीन में दबाया, चाहे लॉकर में रखा है, चाहे पहना है, चाहे नहीं पहना, मगर वो आपका बढ़ रहा है, इसलिए उसके ऊपर ज़कात लाजिम। और आखिरी चीज़ क्या है कि माले निसाब पर 1 साल का गुजरना लाजिम हो। अगर 1 साल नहीं गुजरा, साल के शुरू में आपके पास निसाब की रकम मौजूद थी, दरमियान में कम हो गई, एंड पे फिर मौजूद थी, इसका मतलब है आपको उसके ऊपर ज़कात देनी है। लेकिन अगर साल के शुरू में आपके पास निसाब की रकम थी और आखिर में आखिरी 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने नहीं बची, या आखिरी दिन भी नहीं बची, तो तब भी आपके ऊपर ज़कात लाजिम नहीं है। तो ये तो वो शराइत हैं कि जो हम सबको पता होनी चाहिए। और बिलखुसूस यहाँ मैंने जिक्र किया ख़वातीन का, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ख़वातीन जब बैत के लिए आई तो आपने उसके बाद उनसे पूछा कि क्या तुम्हारे पास जेवरात हैं? उन्होंने कहा जी या रसूल अल्लाह, हमारे पास जेवरात हैं। आपने कहा कि क्या तुम उनके ऊपर ज़कात अदा करती हो? उन्होंने कहा नहीं। आपने फरमाया क्या तुम पसंद करोगी कि तुम्हारे हाथों में आग के कंगन हो? तो उन ख़वातीन ने कहा नहीं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आपने उनको हुक्म दिया कि फिर उसके ऊपर ज़कात अदा किया करो। तो ये जो वईदे हैं ये, और फिर ना ज़कात देने वालों के लिए सबसे बड़ा फितना उस वक्त उठा जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनके ख़िलाफ़ जो जिहाद किया, वो रहती दुनिया तक हर मुस्लिम स्टेट के लिए रोल मॉडल के तौर पर वो उसवा है। वो जो खुलाफ़ाए राशिदीन है उनका किरदार है कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं तब तक ऐलान जंग है मेरा उस शख्स के साथ कि जिसके पास ऊँट की रस्सी भी हो और वह ज़कात अदा ना करे। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, चलें अब मैं तो जॉब कर रही हूँ ना, मैं तो ज़कात अदा कर सकती हूँ, वो ख़वातीन जो घर में हैं, हाउस वाइफ हैं, वो कैसे ज़कात अदा करें? वो उसी माल को बेच के उसमें से। और फिर देखिए अना, बहुत ही सितम ज़रीफ़ी की बात है कि अल्लाह ताला ने ये माल दिया है, हम इसके आज अमीन ज़रूर हैं,
मगर हम मालिक नहीं है। मालिकुल मुल्क वो ज़ात है और वो उसने हमें आजमाने के लिए माल दिया है। कईयों को दे के आजमाता है, कईयों को लेके आजमाता है। उसने जो दिया है, अब उस माल में से हमारे रिश्तेदार भी जो है वो देख रहे हैं, साइलीन भी देख रहे हैं, गुरबा और मसाकीन भी देख रहे हैं, यतीम भी हमारी तरफ देख रहे हैं, हमसाए और भूखे भी हमारी तरफ देख रहे हैं। तो उनका भी हक इस माल के अंदर है। और कितना हक है? 2.5 सिर्फ जो है वो एक पूरे 100 में से 2.5 रुपए। तो क्या 100 में से 2.5 रुपए भी हम अल्लाह की राह में नहीं दे सकते उस माल को पाक करने के लिए? क्योंकि ये माल अगर कल को हमने ज़कात अदा नहीं की तो ये दहका कर दागा जाएगा इससे बरोज़े महशर। तो वो माल जो कल को हमारे लिए अजाब बन जाए, आज ही हम उसको पाक करके क्यों ना चलें? और यहाँ मुझे अफसोस इस बात का होता है कि अक्सर जब माल की ज़कात पूछी जाती है तो वो हम 2.5% जब बताते हैं तो जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं वो 2.5 पे फिक्स हो जाते हैं। हालांकि ये उसका मिनिमम वो रेशो है जो वाजिब है, जो लाजिमुल अदा है, जिसके बगैर छुटकारा नहीं है। आप इससे ज़्यादा 5% भी दे सकते हैं, 10% भी दे सकते हैं, 20% भी दे सकते हैं। और ये तो वो है कि जो फ़र्ज़ है। और इसके अंदर मैं 3 चीज़ों की वजाहत ज़रूरी समझती हूँ कि जो ज़कात है, एक तो माल के ऊपर है और उस माल के अंदर सोना आता है, चांदी, 7.5 तोले सोना और 52.5 तोले चांदी, ये तो उस माल में आ गया। या इतनी मालियत का माल आपके ऊपर, आपके पास 1 साल के अरसे में मौजूद हो तो उसके ऊपर ज़कात है। दूसरी चीज़ क्या है? लैंड, आपकी ज़मीन जिसके ऊपर उशर है, और वो ज़मीन के जिसके ऊपर कुदरती बारिश या ज़मीन की नमी की वजह से वो पैदावार आती है, उसके ऊपर 10% है। और जिसके ट्यूबवेल का पानी, नहरी पानी, ख़रीद के पानी से सैराब किया जाता है, उसके ऊपर 20% है। मेरा ताल्लुक जो है एक रूरल एरिया से है, मेरे आबा व अजदाद का। शादी के बाद जब मैं गई तो मैंने उनसे पूछा कि आप उशर अदा करते हैं? तो वहाँ पर कोई ऐसा कल्चर नहीं था। उन्होंने कहा जी हमने ज़मीन तो जो है वो तकसीम के ऊपर, यानी वो शेयरिंग के ऊपर दी हुई है। अब आपने अगर ज़मीन शेयरिंग के ऊपर भी दी हुई है तो उसमें भी जो आपने अपने ज़मीन का केयर टेकर रखा है, जिसको आपने मुजारे या मालिक बनाया है या जिसको आपने बांटा हुआ है ज़मीन, उस बंटवारे में आपके पास जितनी उसकी पैदावार आएगी उस पर उशर आपको देना है। और जितनी पैदावार उस बंदे के पास जो इस आपकी ज़मीन का फिल वक्त जो है वो बंटवारे में शरीक है, उसको उसकी ज़कात देनी है। और वो निसाब वही होगा कि अगर आप ख़रीद के पानी लगा रहे हैं तो 20%, उसका 20वां हिस्सा। और अगर आप जो है वो बारानी जो कुदरती बारिश है उससे ज़मीन को सैराब कर रहे हैं तो उशर 10वां को कहते हैं, तो उसका पैदावार का 10वां हिस्सा। और इसमें भी एक चीज़ जो बहुत अहम है, क्योंकि पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है इसलिए मैं इसके ऊपर बात कर रही हूँ कि टैक्स जो गवर्नमेंट को दिया जाता है वो अदा करने के बाद नहीं, वो अदा करना लाजिम है। पैदावार की बात कर रही हूँ कि पैदावार में से 10% और 20% अदा किया जाएगा। चलें जी, अब ये चीज़ें तो क्लियर कर दी हैं, लेकिन अब मैंने ये पूछना है कि ज़कात के असल हकदार कौन है? क्या ज़कात देने वाले को ये बताना ज़रूरी है? क्योंकि इसमें समटाइम हम ये सोच रहे हैं किसी की दिल आज़ारी ना हो जाए, तो इसका प्रॉपर तरीक़ेकार क्या होता है? हमें कैसे पता चलेगा कि फ़लाँ बंदा ज़कात का हकदार है? हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे लोग ऐसे, हालात ऐसे हैं, हर दूसरा बंदा आपको ज़रूरतमंद नज़र आ रहा है। असल हकदार कौन है, इस पर हमने बात करनी। नाज़रीन, फ़िलहाल हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला आगे जोड़ेंगे। हमारे साथ ही रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहेंगे। अब सवाल ये है कि आपने ज़कात की अदायगी करनी है, आप ज़कात किस किस को दे सकते हैं? कैसे पता चलेगा कि फ़लाँ बंदा ज़कात का मुस्तहिक है? जी प्रोफेसर नज़ीर फातिमा साहब, ये बहुत ही अहम बात है और इसको समझने के लिए मैं समझती हूँ कि कुरान करीम सबसे बेस्ट सोर्स है। हमारे पास 8 मसारिफ़ ज़कात कुरान पाक ने, यानी जहाँ जिन जगहों पे हम खर्च कर सकते हैं, जिन लोगों को, जिन तबकात को हम दे सकते हैं, कुरान ने खोल के बता दिए। और इसी बात को इमाम अहमद रज़ा बरेलवी रहमहुल्लाह ने फतावा रिज़विया के अंदर जो हमें बताया, उसमें सबसे पहले मसाकीन आते हैं। और मिस्कीन उसको कहते हैं जिसके पास खाने को कुछ ना हो, पहनने को कपड़ा ना हो, जो बिल्कुल मफलूकुल हाल हो। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे आते हैं वो फ़कीर आते हैं, फ़ुक़रा आते हैं। और फ़कीर की डेफिनेशन के अंदर उस बंदे को रखा गया है इस दर्जे में कि जिसके पास खाने पीने को तो हो, रहने को मकान तो हो, पहनने को लिबास तो हो, मगर वो साहिब निसाब ना हो और वो मुसलसल लोगों से मांगने वाला ना हो, सवाल करने वाला ना हो। क्योंकि कुरान बार बार ये कहता है उन लोगों को दो
कि जो सवाल नहीं करते, जो खुददार हैं, जो मांगते नहीं हैं, तो हम उन तक पहुँचें। और ये पहुँचने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी कनेक्टिविटी सोसाइटी के अंदर पैदा करें, हमसायों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, उनकी दिलजोई, उनकी सिला रहमी, उनके मामलात की खबरगिरी करना। किसी के बच्चे की अगर फ़ीस नहीं गई, किसी के घर में अगर ईद के कपड़े नहीं आए, किसी के पास अगर अच्छा रमज़ान मुबारक गुजारने के लिए सहरी इफ्तारी का इंतज़ाम नहीं है, तो ये वो तमाम लोग फ़ुकरा के दर्जे में आते हैं। तीसरे नंबर पे कर्ज़दार के कर्ज़ को अदा करने के लिए, अगर कोई मकरूज़ है और उसका कर्ज़ अदा नहीं हो पा रहा, क्योंकि कर्ज़ एक बहुत बड़ी लाइबिलिटी है जो बंदे को रातों की नींद को हराम कर देती है, तो उसकी मदद करने के लिए भी आप अपने ज़कात को इस्तेमाल कर सकते हैं। चौथे नंबर पे आते हैं मुसाफिर। इसके अंदर एयरपोर्ट पे खड़ा वो मुसाफिर भी हो सकता है कि जो लंदन, अमेरिका, यूरोप या कहीं दुनिया के दूसरे मुल्कों में तिजारत के लिए जा रहा है, मगर उस वक्त के अंदर उसकी जेब कट चुकी है, उसके पास कोई पैसा नहीं बचा। वो मुसाफिर जो बेयारो मददगार रह जाए, रॉबरी हो जाती है, जा रहा है कोई, रास्ते में कोई उससे उसकी गाड़ी छीन लेता है, इसीलिए मुसाफिर खानों का इस्लाम ने एहतमाम किया, मुसाफिरों के रहने की जगह बनाई, उनके खाने का इंतज़ाम किया। ज़कात इन्हीं जगह के ऊपर मुसाफिरों पर इस्तेमाल की जा सकती है। फिर हैं ज़कात कलेक्टर, आमिलीन ज़कात, और ये बड़े ही अफसोस के साथ मैं कहूँगी पाकिस्तान के अंदर मुज़हिका ख़ेज़ सूरत हाल बैतुल माल की हमें नज़र आती है कि वो जो आमिलीन ज़कात हैं वो समझते हैं 8 के 8 मसारिफ़ ज़कात हमसे शुरू होते हैं और हम ही पे आके ख़त्म होते हैं। हम ज़कात कलेक्टर हैं, हम अपनी मर्ज़ी से जितनी मर्ज़ी रखें, 80% रख लें, 20% बांट दें तो इट्स ओके। इसी वजह से पाकिस्तान के अंदर मोस्टली लोग यकम रमज़ान मुबारक से पहले बैंकों में से अपने पैसे विदड्रॉ कर लेते हैं और फिर रमज़ान मुबारक के पहले हफ्ते के बाद वो अपनी मर्ज़ी से खर्च करते हैं, लोगों को देते हैं और फिर दोबारा से वो उनको डिपॉजिट करा देते हैं। तो आमिलीन ज़कात इसके दर्जे में तो आते हैं क्योंकि हुकूमत ने उनको अपॉइंट कर दिया कि वो ज़कात इकट्ठी करेंगे और वो कोई काम नहीं कर सकते, मगर वो सारे के सारे ज़कात को नहीं रख सकते। फिर मकातिब गुलाम यानी आज़ाद करवाने के लिए, जो लोग कैदी हैं दूसरे मुल्कों के अंदर, उनको आज़ाद कराने के लिए गैरों से। और जो सातवें हैं वो हैं गरीब मुजाहिद, जो जिहाद के लिए अपने आलात को इस्तेमाल करना चाहता है, ख़रीदना चाहता है, तेज़ करवाना चाहता है, उनको अपडेट करना चाहता है, उनके लिए। और आखिरी है मुअल्लिफ़े क़ुलूब, यानी वो नौ मुस्लिम जो दायरा इस्लाम में दाखिल हुए मगर उनके जो मज़हब के लोग हैं वो उनको परेशान करते हैं, वो उनको आइसोलेट कर देते हैं, वो उनका खाना पीना बंद कर देते हैं। और यहाँ पर सैयदा कायनात हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा मुझे याद आती हैं कि उनके हमसाए यहूदी थे, उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया मदीना के अंदर और उनकी जो बीवी है वो इंतकाल कर गई। और ज़कात सिर्फ माल की नहीं है, अपने फ़न की भी ज़कात है, खिदमत की भी ज़कात है। सैयदा कायनात को जब पता चला कि यहूदी की बीवी जो मुसलमान हुई है, नौ मुस्लिम, वो फ़ौत हो गई है, आप हज़रत फ़िज़ा के साथ गई, आपने मलिकतुल अरब की बेटी हो और सैयदुल आलमीन की शहज़ादी हो और जन्नत की ख़वातीन की सरदार हो, वो ज़कात कैसे अपने सिला रहमी में से और हमसायों की जो हुकूक हैं वो कैसे अदा कर रही हैं कि आपने जाकर उसको गुस्ल दिया और उसको कफन पहनाया। तो ये आपका किरदार है। फिर आप देखिए कि जो नौ मुस्लिम हैं वो दोबारा से अगर अपने दीन में दाखिल हो जाएं, दोबारा से अपने मज़हब को इख्तियार कर लें, तो ये वो मुर्तद के ज़ुमरे में आ जाएंगे और मुर्तद की सज़ा मौत है। तो इसलिए उनको बचाने के लिए, इस्लाम के ऊपर कारबंद रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि उनकी तरफ से ज़कात अदा करिए। आपने बड़ी एक अहम बात की थी ब्रेक लेने से पहले कि ज़कात अदा करते वक्त क्या किसी को बताया जाए या ना बताया जाए। यहाँ दो चीज़ें जो हम छोड़ रहे हैं, पहले मैं उनका इजहार करूँगी कि हमने सदका फ़ितर को छोड़ा कि ईद उल मुबारक के आने से पहले और ईद की सुबह से पहले इसका अदा करना लाजिम है और ईद की नमाज से पहले अदा करना लाजिम है। और ईद के दिन अगर किसी बच्चे की विलादत हुई है और ईद के दिन वो अभी एक दिन का भी नहीं, चंद घंटों का है, तो उसकी तरफ से भी सदका फ़ितर अदा किया जाएगा। अच्छा, सदका फ़ितर की रकम क्या उसकी 2.5 सा जो है वो गंदम या जौ या खजूर या पनीर या इसके इक्वल जो अमाउंट है वो आप अदा कर सकते हैं, वो सदका फ़ितर के अंदर आती है। अब वो उसकी कीमत निकाल ली जाए तो उसके मुताबिक जो है वो रकम अदा की जा सकती है। एक और चीज़ जो हमने छोड़ी वो ये थी कि जिनके पास गाय हैं वो 30 गाय के ऊपर 1 बकरी देंगे और जिनके पास बकरियां हैं वो 40 बकरियों के ऊपर 1 बकरी देंगे। अच्छा। और जिनके पास ऊँट हैं वो 5 ऊँटों के ऊपर 1 बकरी देंगे और ये 25 ऊँटों तक ऐसा है। अब यहाँ पर ये देखिए फिर सैयदा कायनात याद आती हैं, उन्होंने फरमाया
कि मुझसे किसी ने पूछा कि मेरे पास 40 बकरियां हैं तो मुझ पर कितनी ज़कात है, तो मैंने उसे बताया कि तुम्हारे ऊपर 1 बकरी, और अगर मेरे पास 40 बकरियां हो तो मैं 40 की 40 अल्लाह की राह में खर्च कर दूं। तो खर्च करने के लिए इससे बड़ी मोटिवेशन मेरी ज़िंदगी में और कोई नहीं है। तो मैं समझती हूँ कि हमें माह मुबारक है, एक फ़र्ज़ का सवाब 70 फ़र्ज़ों के बराबर है, और रमज़ान मुबारक को ज़कात के साथ हम इसलिए जोड़ते हैं कि इसमें जो मैं बात सवाब की कर रही हूँ वो हुसूल मुमकिन हो जाता है कि आप 70 फ़र्ज़ों के बराबर जो है सवाब आपको मिल जाता है। तो क्या ही अच्छा हो कि अगर साल के जो है वो तमाम सदक़ात इस महीने में अदा किए जाएँ, गरीबों की मदद की जाए, मस्कीनों की, बेयारो मददगार लोगों की, यतीमों की। और यतीमों में वो यतीम नहीं आते जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो यतीम आते हैं, क्योंकि मुझे याद है एक बहुत बड़ी हमारी पॉलिटिशियन थी, उनका दौर था, तो एक बुढ़िया वोट कास्ट करने आई, तो हमने उनको पूछा कि आप चारपाई पे वोट डालें, उन्होंने कहा तीती आनी है तो यतीमणी है। तो वो यतीम कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो इस ज़ुमरे में नहीं आते, वो मफलूकुल हाल जिनके पास खाने को नहीं, पहनने को नहीं। और यहाँ सबसे बेहतरीन जो मसारिफ़ ज़कात हैं वो ये है कि अगर जो तालीमी इदारे हैं उनके अंदर अगर ख़र्च किया जाए लोगों को तबलीग दीन के लिए, और जो ज़कात की लिए जो किताबें हैं निसाब की वो अगर लेके गरीब तलबा को दे दी जाए तो सबसे बेस्ट है। मुझे अब आपसे इन दी एंड ये पूछना है और वाइंड अप करने का, मुझे आयशा बार बार कह रही हैं क्या ज़कात जिसको दी जा रही है उसको बताया जाए कि ये ज़कात ही दी जा रही है? नहीं, उसको बताना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि सादात को ज़कात नहीं दी जा सकती सैयदों के ऊपर, क्योंकि ये माल की मैल है। आप उनको सदका भी नहीं दे सकते, ज़कात भी नहीं दे सकते, फितराना भी नहीं दे सकते। जिनको जो है मसारिफ़ ज़कात में जो लगाते हैं उनको आप दे सकते हैं, को नहीं दे सकते, बद मज़हबों को नहीं दे सकते, शरंगेज़ जो ज़मीन में फसाद फैलाते हैं आप उन तंजीमों को ये ज़कात नहीं दे सकते। सही, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत चीज़ें आपने हमें बताई, बहुत अच्छे तरीके से आपने रहनुमाई की, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, हमने चलना है एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से ज्वाइन करेंगे हमारे साथ में। वेलकम बैक नाज़रीन, और माह मुबारक में जी हमने आपको हेल्दी रखने के लिए नया सेगमेंट शुरू किया है और आपसे हम हर रोज़ शेयर करते हैं हेल्दी टिप। आज की हेल्थ टिप क्या है, सेगमेंट शामिल कर लेते हैं हेल्दी टिप। आज हमारे साथ मौजूद होंगे शम्स रहमान, जो कि आज की टिप हमें बताएंगे। आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा, फीडबैक भी दीजिएगा। अभी चलते हैं हम शम्स के पास। जी एवरीवन, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं आपके साइड बेली फैट को ख़त्म करने के लिए एक्सरसाइजेज। बहुत से लोग जो है ये लव हैंडल्स जो यहाँ पर बहुत ज़्यादा फैट इकट्ठा हो जाता है, सो इसको लेकर बहुत परेशान होते हैं। तो बिल्कुल भी अब आपको घबराना नहीं है, आपको इन एक्सरसाइज को फॉलो करना है बस डेली बेसिस पे। सो देखना आपको इंशाल्लाह बहुत जल्दी फ़र्क आएगा। और ख़ास तौर पर ख़वातीन, क्योंकि ख़वातीन जो है वो जिम नहीं जा सकती, तो वो घर में रहकर बआसानी इस एक्सरसाइज और इस वर्कआउट प्लान को फॉलो करके अपना साइड बेली फैट ख़त्म कर सकते हैं। तो इसके अंदर जो हमारी सबसे पहली एक्सरसाइज आ रही है, उस एक्सरसाइज में आपने जस्ट अपना स्ट्रेट खड़े होना है, इस तरह अपने हाथ अपने सर के पीछे बांध लेने हैं। अब यहाँ पर आपने अपनी जो राइट एल्बोज़ हैं इसको आपने मूव करना है लेफ़्ट नी की तरफ और लेफ़्ट एल्बो को राइट की तरफ। अब इसके अंदर आपने मूव करना है इस तरह 2। इस एक्सरसाइज को आपने 20 टाइम करना है। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। सो बिल्कुल आराम से और तहम्मुल से आपने इसी तरह जो है इस एक्सरसाइज को 20 टाइम परफॉर्म करना है। सो आप देखोगे कि आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ़र्क आना शुरू होएगा। सो इसके बाद जो हमारी अगली एक्सरसाइज है वो भी तकरीबन इससे मिलती जुलती है, तकरीबन इसकी तरह ही एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज में आपने जस्ट स्ट्रेट खड़े होना है, आपने अपना राइट हैंड, अपना जो राइट हैंड है इसको आपने उठाना है और अपने जो लेफ़्ट लेग है, राइट हैंड को आपने लेफ़्ट लेग की तरफ लेके जाना है। 1 इस तरह आपने टच करना है और यहाँ से आपने जो लेफ़्ट हैंड है इसको टच करना है राइट पे। आप दोनों हाथ ऐसे भी रख सकते हो और अपने आप को स्ट्रेट खड़े रख के 1 2 3 4। इस एक्सरसाइज को भी आपने 20 टाइम परफॉर्म करना है। साइड पोस्चर करके दिखा रहा हूँ कि साइड पोस्चर में आप किस तरह कर सकते हो। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15, 16, 17, 18, 19, 20। सो ये हमारी सेकेंड एक्सरसाइज थी। और ये जो एक्सरसाइज है ये भी आपके जो है साइड फैट यानी कि जो लव हैंडल्स हैं इनको कम करने के लिए बहुत अच्छी और फ़ायदेमंद जो एक्सरसाइज है। इसके साथ साथ ये आपकी लेग्स को भी जो है स्ट्रॉन्ग करती है, लेग्स को भी स्लिम करती है। सो अभी मैंने आप लोगों के साथ 2 एक्सरसाइजेज शेयर कर ली। सबसे पहले एक्सरसाइज हमने शेयर की, फिर दूसरी की, अब मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ थर्ड एक्सरसाइज, तीसरी एक्सरसाइज। इसमें आपने जो है अपने हाथ नीचे रखने हैं इस तरह स्ट्रेट। यहाँ पर अब आपने अपने इस एक्सरसाइज में भी वही पैटर्न है, राइट टूवर्ड्स लेफ़्ट। अब आपने अपना जो राइट नी है वो आपने लेफ़्ट जो है अपनी एल्बो की तरफ करना है और लेफ़्ट को राइट की तरफ। इसी तरह आपने स्लो 20 टाइम करना है। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। सो ये भी हमने 20 टाइम कर लिया। आप इसी तरह जो है डेली बेस पे अगर आप एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं सो आप इसके रोज़ाना रेपिटेशन बढ़ा सकते हैं। लाइक अभी मैंने 20-20 आपके साथ परफॉर्म किया, आप जो है आफ्टर 2 और 3 डेज़ आप इसको 25 पर लेकर जा सकते हैं, 30 पर लेकर जा सकते हैं, फिर इसको आहिस्ता आहिस्ता आप टाइम इंटरवल पर लेकर जा सकते हैं। लाइक 1 मिनट आपने पहली एक्सरसाइज की, फिर दूसरे मिनट आपने दूसरी की, तीसरे मिनट आपने फिर तीसरी एक्सरसाइज की। तो इस तरह आप इसका इंटेंस बढ़ा सकते हैं। और जो सबसे मेन ज़रूरी चीज़ है आपकी डाइट। अगर आप वर्कआउट्स कर रहे हैं तो उसके साथ आपकी गुड डाइट का होना भी बहुत ज़रूरी है वज़न कम करने के लिए। ये भी नहीं है कि खाली एक्सरसाइज करके आप अपना वेट कम कर सकते हैं। एक्सरसाइज और आपका डाइट प्लान, इन दोनों का कॉम्बिनेशन जब होगा तभी आप हेल्दी रह सकेंगे। शम्स, थैंक यू सो मच। आज की आपने एक्सरसाइज हमें बताई, आप घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें फीडबैक दीजिएगा। फिलहाल एक ब्रेक ज्वाइन करेंगे, इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। सेगमेंट्स का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और अगला सेगमेंट शामिल करते हैं, आपको बताते हैं आज के भाव क्या हैं। मार्केट में उमर डार इस वक्त मौजूद है, उनकी तरफ चलते हैं। जी उमर, बताइएगा क्या रेट है आज सब्जियों की? माह रमज़ान में शहरियों को रिलीफ फराहम करने के लिए ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से शहर भर में रमज़ान बाज़ार लगाए गए हैं। इस वक्त मैं वाल्टन रोड रमज़ान बाज़ार में मौजूद हूँ, जहाँ पे रमज़ान के हवाले से खरीदारी करने के लिए मर्द व ख़वातीन की बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद है। जैसा कि आप मेरा कैमरामैन आना अज़र दिखा सके मेरे अकब में कि ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की जानिब से लगाया गया फेयर प्राइस शॉप है, जहाँ पे 13 मुख्तलिफ अशिया पे सब्सिडी दी जा रही है, जिसमें 7 सब्जियाँ, 4 फल और इसके अलावा दाल, चना और बेसन पर जो है वो हातिर हुआ सब्सिडी दी जा रही है। दाल चना जो है इस फेयर प्राइस शॉप से 101 रुपये फ़ी किलो में दस्तयाब है, जबकि बेसन 102 रुपये फ़ी किलो पे यहाँ इस शॉप पे दस्तयाब है। इसके अलावा रमज़ान बाज़ार में जो है चीनी पे भी सब्सिडी दी गई है। बाहर ओपन मार्केट में 85 रुपये फ़ी किलो जहाँ चीनी मिलती है तो यहाँ पे 80 रुपये फ़ी किलो में दस्तयाब है। इसके अलावा आटे का जो 10 किलो का तोड़ा है वो बाहर 550 रुपये फ़ी किलो में मिलता है, जबकि रमज़ान बाज़ार में 100 रुपया कम कीमत पे यानी कि 450 में दस्तयाब है। यहाँ पे दीगर जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं, मशरूबात हैं, वो भी कम कीमत पे रमज़ान बाज़ार में दस्तयाब है। इसके अलावा जो है घी जो है सिर्फ घी पे और दीगर जो दालें और ग्रोसरी की जो अशिया है उन पे कोई सब्सिडी नहीं दी गई, लेकिन वो यहाँ पे रमज़ान बाज़ार में दस्तयाब हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे अकब में यहाँ पे जो शहरी यहाँ पे आते हैं खरीदारी के लिए, उनके बैठने के लिए भी इंतजाम किए गए हैं, पंखे लगाए गए हैं। LWMC की टीम्स भी यहाँ पे मौजूद हैं जो सफाई का जो है ख़ास ख्याल रख रही हैं। यहाँ पे कुछ हमारे साथ खवातीन मौजूद हैं, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो क्या इस इंतजामात से मुतमईन है। बताइएगा, रमज़ान बाज़ार के जो इंतजामात हैं उनसे मुतमईन है आप? जी। अच्छा मैडम, आप बताइएगा कि जो कीमतें हैं उनसे मुतमईन है आप रमज़ान बाज़ार की? पहली मरतबा आए हैं आज पहली मरतबा आई हूँ, अब देखती हूँ अंदर जाके। तो वैसे इंतजाम कैसे लगे आपको? ठीक है वैसे तो आप गुजारा हो रहा है। मैं कि बस थोड़ा बहुत
ये टेंशन है कि जो लाइनों में खड़े हो के इतना करना पड़ रहा है। रखे हुए और लाइनों में हम लोग खड़े हुए देख लें आप। जैसे वो इनको चाहिए ना 5-5 लाइनें बनवाएं, यहाँ पे ज़्यादा इंतजामिया होनी चाहिए, ज़्यादा चीज़ें इधर होनी चाहिए ताकि हमें। जी बिल्कुल, शहरी जो है उनका हमारे साथ उमर मौजूद थे और ख़वातीन कह रही हैं कि जी इनको चाहिए यहाँ पे ज़्यादा लाइनें बनवाएं। रोज़े के साथ यहाँ पर कतारों में खड़े होकर हम खरीदारी कर रहे हैं तो इस वजह से मुश्किल हो रही है उन्हें। रमज़ान बाज़ार के बाद हम आपको ज़ैनत शॉप के रेट बता देते हैं। अगर आप यहाँ जाएंगे बीफ पर केजी आपको मिलेगा 600 रुपीज़, बीफ मिन्स आपको पर केजी मिलेगा 785 रुपीज़। मटन पर केजी आप खरीद सकते हैं 1524 रुपये में और मटन मिन्स 1650 रुपये किलो में मिलेगा। चिकन रेट क्या है? जिंदा मुर्गी गवर्नमेंट रेट के मुताबिक 248 248 रुपीज़ और इसका बना हुआ गोश्त 360 रुपीज़ में मिलेगा। एग रेट्स क्या है? सबसे पहले हमारे पास है जी रिटेल प्राइस। रिटेल प्राइस के मुताबिक आप खरीदारी कर सकते हैं 130 रुपये दर्जन में और अगर आप जाएंगे जी होलसेल पर 2 रुपये की बचत आप कर सकते हैं और 128 रुपये दर्जन में आप अंडों की खरीदारी कर सकते हैं। इसके बाद गोरमे के रेट हैं। गोरमे पे अगर आप जा रही हैं तो यहाँ से 129 रुपीज़ में आप अंडों की खरीदारी कर सकते हैं। अब अगला सेगमेंट बचत बाजार। सेल्स कहाँ लगी हैं? पहला ब्रांड है डाइनर्स, अप टू 50% ऑफ है। और एक ब्रांड है, अगर यहाँ जाएंगे अप टू 23% ऑफ। रीजे पे अप टू 50% ऑफ। और इसके बाद जी नेक्स्ट ब्रांड है 1PK, अप टू 23% ऑफ। सेल्स कहाँ लगी हैं, कहाँ जाके आप अपने पैसे बचा सकते हैं, बता दिया। प्रमोशंस कारफोर पे अगर आप जा रहे हैं तो क्या चीज़ प्रमोशन पर अवेलेबल है? नेस्ले मिल्क पैक है, रिटेल प्राइस 2190 है, प्रमोशन पर 1919 रुपये में आपको मिलेगा। सबरोसो नगेट्स है, रिटेल प्राइस 720, प्रमोशन पर 449 रुपये में 271 रुपये आप बचा सकते हैं। कच्ची जामी शीरी 290 रुपये इसकी प्राइस है, प्रमोशन पर 245 रुपये में अवेलेबल है और इस पर आप 45 रुपये बचा सकते हैं। डालडा कुकिंग ऑयल रिटेल प्राइस है 2319, प्रमोशन पर 2472, 153 रुपये बचेंगे। और अब आज का टोटका क्या है आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं रमनीम आपके साथ एक नए रमज़ान के एपिसोड में। आज हम बताएंगे आपको कि अफ्तार में आपने कौन सी ड्रिंक्स पीनी है और उनको कैसा बनाया जाएगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि स्कंजमी आजकल लीमू जूस का इस्तेमाल रमज़ान में बिल्कुल परफेक्ट होता है। इससे आपको फुल ऑफ एनर्जी मिलती है। इसमें नमक, चीनी और लेमन का अर्क शामिल होता है और ये बहुत ही मज़े का और हर दिल अजीज़ होता है। हर किसी को स्कंजमी पसंद भी होती है। तो इसको हर रोज़ चेंज करने के लिए आप कभी इसमें पुदीने का पानी भी शामिल कर सकते हैं और कभी इसमें आप सोडा भी डाल सकते हैं। इसी तरह आप तुख्म लंगा किसी शरबत में शामिल कर सकते हैं क्योंकि तुख्म लंगा में बहुत सी कैल्शियम और एनर्जी होती है जो हमें अगले दिन रोज़ा रखने में मदद दे सकती है। जैसा कि कुछ लोग दूध का गिलास नहीं पी सकते तो उनके लिए तुख्म लंगा का शरबत बहुत ही अच्छा और अफादियत वाला होता है। इसी तरह बादाम का शरबत, आपको मैं जल्दी से बादाम का शरबत बताने की तरकीब बता देती हूँ। बहुत आसान है। रात के भीगे हुए कुछ 8-10 बादाम आप पीस लें, उसमें थोड़ा सा पानी डालें और चीनी डालें, आपका बादाम का शरबत तैयार हो जाएगा। इसमें आप पानी अगर नहीं डालना चाहते तो दूध का गिलास डाल लें। ये उससे भी मज़ेदार और बहुत ही अच्छा सा बन जाता है। कुछ लोग इसमें इलायची भी शामिल करना पसंद कर सकते हैं, जो कि आप कर सकते हैं। जी ये थी जी आज के हमारे टिप और आज का टोटका आपके साथ शेयर किया।
प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। कल मुलाकात होगी, आपसे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।